टू माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेरिवेशन ऑफ एरहिनियस इक्वेशन जो है स्टडी करने जा रहे हैं। राइट, देखिए एरहिनियस इक्वेशन हमने आपसे कहा था k इक्वल टू ए पावर माइनस ई ए बाई आर टी। राइट, जहाँ पे k क्या था, रेट कांस्टेंट था, a क्या था, एरहिनियस कांस्टेंट, जिसको हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते थे। क्या कहते थे? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या इसे हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते थे। और E एक्टिवेशन एनर्जी है, और गैस कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर है, और E एक्सपोनेंट है। अब ये टॉपिक जो है एरहिनियस इक्वेशन, इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट। तो इसीलिए जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा उस वक्त जो है रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, चेंज होगा। सपोज़ इफ़ वी हैव टेम्परेचर T1 तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K1। इफ़ वी हैव टेम्परेचर T2 रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K2। तो जब ये टेम्परेचर चेंज होगा तो उस वक्त हमारे पास रेट कांस्टेंट क्या होगा और उसके लिए क्या डेरिवेशन बनेगा, उसके लिए हम जो है डेरिवेशन यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं। ओके, तो ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो है नेचुरल लॉग जो है लेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड। यहाँ पे हम नेचुरल लॉग लिखेंगे ln होता है नेचुरल लॉग। बोथ साइड, इस इक्वेशन को बोथ साइड जो है नेचुरल लॉग लीजिए और हमें क्या मिलेगा, लिखेंगे आप नेचुरल लॉग k इक्वल टू नेचुरल लॉग ए पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब देखिए एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, नेचुरल लॉग m इंटू एन किसके इक्वल होता है, नेचुरल लॉग m प्लस नेचुरल लॉग n के इक्वल होता है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग a प्लस नेचुरल लॉग e की पावर माइनस ई ए अपान आर टी, हम इसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे फिर ये एक फॉर्मूला जो है फॉर्म हो रहा है, और ये फॉर्मूला क्या है, लॉग e पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये जो है फॉर्मूला जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है दैट इज़ नेचुरल लॉग e पावर माइनस एक्स। ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, माइनस एक्स नेचुरल लॉग e। इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। तो x हमारे पास यहाँ पे माइनस ई ए बाई आर टी है, तो हम उसको पहले लिखेंगे और नेचुरल लॉग e लिखेंगे। तो वही यहाँ पे जो है सॉल्व करके हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस एक्स आपको पहले लिखना है, जो x का वैल्यू हमारे पास ये है, और नेचुरल लॉग e लिखना है। तो नेचुरल लॉग e याद रखिए, नेचुरल लॉग e जो है इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ई ए बाई आर टी। इसलिए हमने सॉल्व करके यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस ई ए बाई आर टी लिखा है, और नेचुरल लॉग ए जो है इसी तरीके से यहाँ पे है। ओके, अब देखिए इसे हम इक्वेशन मान लेते हैं। अब जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट k का वैल्यू भी चेंज होगा, लेकिन ये a का वैल्यू चेंज नहीं होगा क्योंकि ये एरहिनियस कांस्टेंट है। ओके, तो ये चेंज नहीं होगा इक्वेशन में। तो जैसे हम टेम्परेचर को T1 कर देंगे तो k जो है K1 वैल्यू हो जाएगा। तो नेचुरल लॉग K1 इक्वल टू नेचुरल लॉग a माइनस ई ए बाई आर T1। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरीके से जब टेम्परेचर T2 हो जाएगा तो k का वैल्यू K2 हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन को हम जो है इस तरीके से लिखेंगे, नेचुरल लॉग K2 इक्वल है नेचुरल लॉग a माइनस ई ए बाई आर T2। दिस इज़ इक्वेशन 2। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट। तो देखिए 2 को पहले लिखिए, 1 को बाद में लिखिए। K2 माइनस K1, नेचुरल लॉग K2 माइनस K1 इक्वल टू, ये सेकंड है तो सेकंड को पहले लिखिए, माइनस फर्स्ट को इस तरीके से यहाँ पे लिखिए। ठीक है, जब हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है लॉग m माइनस लॉग n। तो ये होता है लॉग m बाई n। उसके अकॉर्डिंग हमने इसको नेचुरल लॉग K2 बाई K1 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस जो है ऑपरेट करेगा अंदर, तो ये माइनस लॉग a हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये प्लस ई ए बाई आर T1 हो जाएगा। पीछे ये सेम रहेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये प्लस नेचुरल लॉग a है, ये माइनस नेचुरल लॉग है, ये कैंसिल हो गया, और जो बच गया हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, ई ए बाई आर T2 हमने यहाँ पे लिख दिया, ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया इस तरीके से। ओके, नेचुरल लॉग K2 बाई K1 जो भी है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इस इक्वेशन में
कि ये EA/R जो है दोनों जगह कॉमन है, इसे हम एक ही बार लिख रहे हैं। ओके, ये 1/T1 है माइनस 1/T2। ओके, तो जब हम इस नेचुरल लॉ को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, वी हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस कांस्टेंट 2.303। तो आप नेचुरल लॉ की जगह log लिखेंगे log K2/K1। तो ये हमने कॉमन ले लिया है EA/R, तो 1/T1 माइनस 1/T2 इस तरीके से हमने लिख दिया। ओके, तो अब जब हम log K2/K1 का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ये जो है डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे, तो EA/2.303 R रह जाएगा। T2 1R T2 हो गया माइनस T1 1R T1 हो गया, और ये T1 T2 मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन जो है अरहेनियस का ड्राइव करके आ रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट। ओके, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा। जैसे T1 टेम्परेचर था तो उस वक्त रेट कांस्टेंट K1 हमने एज्यूम किया था, और जब टेम्परेचर T2 है तो रेट कांस्टेंट हमने K2 एज्यूम किया है। सो दिस इज़ द फाइनल डेरिवेशन फॉर अरहेनियस इक्वेशन विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट। ओके, अब देखिए, अगर हमको अरहेनियस इक्वेशन जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हमने ये इक्वेशन जो है दोबारा से लिख लिया, नेचुरल लॉग K इक्वल टू नेचुरल लॉग A माइनस EA/RT। ये इक्वेशन यहाँ से लिखा हमने, ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन हमने यहाँ से लिखा, दिस वन इक्वेशन। अब जब मैं इसको log टू द बेस 10 जो है कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो हमने इसको कैसे लिखना है, हमने लिखना है 2.303 log में K इक्वल टू 2.303 log में आप A लिखेंगे माइनस EA में क्या लिखेंगे, RT लिखेंगे। आप जो है log K फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ से ये 2.303 जो है ये डिवाइड में आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा 2.303, और इसके डिवाइड में भी आ जाएगा 2.303। देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास, log K बच गया, और ये log A बच गया, और EA/2.303 RT आपके पास जो है यहाँ पे ये बच गया। अब आप इसको जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, log K ऐसे लिखिए, इक्वल टू के आगे ही लिखना है, लेकिन इसको आप पहले लिख दीजिए और log A बाद में लिख दीजिए। इसको जो है y इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर कीजिए, तो y एक्सिस पे आपके पास जो है log K आ रहा है, और स्लोप क्या है, माइनस EA/2.303 R। T नहीं लेना है क्योंकि ये फिक्स नहीं है, ठीक है, ये वेरिएबल है, तो स्लोप जो है नेगेटिव आ रहा है, और इंटरसेप्ट जो है log A है। इसलिए जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ जो है इस तरीके से आएगा कि आप जो है यहाँ पे ये लिख देंगे, ठीक है, 1/T। ओके, 1/T आपने लिख दिया, और ये log K, इन दो के वर्स में टेम्परेचर बनाएंगे तो स्ट्रेट ग्राफ आएगा, लेकिन डाउनवर्ड स्लोप आएगा, और स्लोप का वैल्यू ये रहेगा जो हमने आपको बताया, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये इंटरसेप्ट का वैल्यू है। ओके, क्या है, इंटरसेप्ट, जिसका वैल्यू log A है। ओके, तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट और रेट ऑफ रिएक्शन ये हमने आपको बता दिया है कि कैटलिस्ट क्या होता है, कोई भी सबस्टेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करे, ठीक है। जैसे हमारे पास ये पोटेशियम क्लोरेट है, तो जब इसका डिकम्पोजिशन होगा हमें पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा, और ये रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक हमारे पास इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स थ्योरी है। तो देखिए, इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी क्या कहता है कि मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट A और B है, यहाँ पे कैटलिस्ट C है, तो सबसे पहले कैटलिस्ट जो है यहाँ पे इस रिएक्शन को होने में पार्टिसिपेट करेगा, तो क्या करेगा, A और B का बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। ये C, देखो C पार्टिसिपेट कर रहा है A और B के साथ, यहाँ पे इसके बीच में बॉन्ड बना रहा है, जिसे हम इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स कहते हैं। ओके, और फिर ये जो है खुद से रीजनरेट हो जाता है और A और B के बीच में प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन है H2, कैटलिस्ट जो है यहाँ पे सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है और ये रिएक्शन हो जाती है। ओके, तो देखिए, अगर हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट वर्सेस एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ बनाया, अगर ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो अगर विदाउट कैटलिस्ट बात कर रहे हैं तो इसको पहले ये बैरियर क्रॉस करके आना है, तब जाके ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अगर हमने कैटलिस्ट का एडिशन कर दिया रिएक्शन में तो उससे क्या हो जाता है, एनर्जी बैरियर कम हो जाता है। अब देखिए, पहले बैरियर यहाँ था, अब बैरियर यहाँ पे आ गया, तो विद कैटलिस्ट क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ गया, अब प्रोडक्ट जो है जल्दी से बन जाएगा, अब इसको ज़्यादा बैरियर क्रॉस नहीं करना है। ओके, कैटलिस्ट का यही काम है। अब देखो, अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक है कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये कोलिजन थ्योरी क्या कहता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसके पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। ये कोलिजन थ्योरी किसने दिया, ये मैक्स ट्राउड्स और विलियम लेविस ने 1916 से लेके 18 तक इसके ऊपर वर्क किया है।
और ये थ्योरी जो है हमें ये बताती है कि मॉलिक्यूल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। जो मॉलिक्यूल आपस में जो है कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो बहुत ही क्या ज़्यादा होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। तो इस थ्योरी के क्या पोस्टुलेट्स हैं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल होते हैं रिएक्टेंट को, तो उन मॉलिक्यूल्स को जो है यहाँ पे हर्ट्ज़ स्फीयर कंसिडर किया जाता है और ये कहा जाता है कि रिएक्शन तब ही होगी जब दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे और वो कोलिजन जो है क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। अगर इफेक्टिव कोलिजन होगा तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, अगर इनइफेक्टिव कोलिजन होगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस के बारे में थ्योरी बात करता है कि एक तो एनर्जी बैरियर जो है वो क्रॉस करना पड़ेगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, मतलब उनके पास क्या होनी चाहिए, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास इतनी सी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए कि वो बैरियर क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हों, और दूसरा जो है प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट्स हैं और इसको इन दोनों ने, जो मैक्स स्ट्रॉस और विलियम लेविस थे, एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, K = P(Z)(A)(B)(E)/RT, जहाँ पे ये P क्या होता है, ओरिएंटेशन फैक्टर होता है या स्टेरी फैक्टर होता है या प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है। इसके डिफरेंट नाम्स हैं, जो ये कहता है कि हमारे पास जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं दे शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन टू कोलाइड विद ईच अदर, ओके। और ZAB जो है इट इज़ कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि कितने कोलिजन्स जो हो रहे हैं पर सेकेंड और पर यूनिट वॉल्यूम में किसी रिएक्शन मिक्सचर में, उसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो कोलिजन जो है होनी चाहिए इफेक्टिव, तब जाके प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और जो आपके पास ये एक्सप्रेशन में है E⁻A/RT, इसका मतलब है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इक्वल आर मोर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है, कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है। अब जैसे ये रिएक्शन होगा यहाँ पे ब्रोमोमीथेन का हाइड्रोक्साइड आयन के साथ हैज़ अ न्यूक्लियोफाइल, तो अल्कोहल बनेगा लेकिन ब्रोमाइड आयन बनेगा। लेकिन अगर ओरिएंटेशन इम्प्रॉपर होगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो यहाँ पे पोलैरिटी आ रही है, तो ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से और नेगेटिव इसकी तरफ नहीं आना चाहेगा, ये रिपल्शन होगा, इसलिए यहाँ से अटैक नहीं होगा। OH को अटैक जो करना है बैक साइड से अटैक करना होगा इस कार्बन के ऊपर, ताकि जो है इनकी ओरिएंटेशन क्या रहेगी, इस तरीके से प्रॉपर रहेगी और ये रिएक्शन होगा। जो ही OH अटैक करेगा Br यहाँ से भागने लगेगा, रिमूव होने लगेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट जो है OH बन जाएगा CH3OH और Br नेगेटिव सेपरेट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास प्रॉपर ओरिएंटेशन, आपको हमने समझाया एक एग्जांपल के ज़रिए। तो ये था कोलिजन थ्योरी। अब अगर आप कोलिजन थ्योरी का लिमिटेशन भी देखना चाहो तो फर्स्ट लिमिटेशन यही है, इसका ड्रॉबैक, ये सिर्फ सिंपल गैस मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ये गैस मॉलिक्यूल्स की ही बात करता है और ये उन एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को जो कोलाइड कर रहे होते हैं उनको हर्ट्ज़ स्फीयर कंसिडर करता है और उनका स्ट्रक्चर जो है कंसिडरेशन में नहीं लेता है। तो ये था इसका ड्रॉबैक। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।